टीवी में मुजाहिर वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और IMF क्या तासुर लेके गया होगा उसका अंदाज़ा इसी से लगा लें आप कि महंगाई तो अपनी जगह, हमारी जो तईशात भी अपनी जगह, लेकिन हम अपने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पर बगावत का मुकदमा चला रहे हैं और उसको बदतरीन मुल्ज़िम साबित कर रहे हैं। और अब बाकायदा आपके शौकत तरीन जैसे सीनियर सीजनड बैंकर्स और बिजनेस और आप कह सकते हैं ट्रेड और फाइनेंस में 4 दहाई का तजर्बा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस उम्र में पूरा भरपूर ज़िंदगी शौकत तरीन साहब ने गुजारी। मैंने कहा ना कि एज बैंकर की हैसियत से, एज बिजनेसमैन की हैसियत से, और मैं लफ्ज़ कोई वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता बाजारी, लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला शौकत तरीन की गिरफ़्तारी के हवाले से, और वो भी FIA बदनाम ज़माना FIA के हवाले से कि जिसने इजाज़त मांगी है उनकी गिरफ़्तारी की, वो कितने आराम से कह रहे थे कि हाँ उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी का मुझसे कहा है और मैंने उन्हें इजाज़त दे दी है। ठीक है, राणा साहब किस आसानी से ये बात कर रहे थे। 7-8 माह से बाकायदा मुहिम जो ही कर रहे हैं, बाकायदा एफर्ट्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, ताकि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल ना कर सके और खुदा न खासा जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने शौकत तरीन जैसे बंदे को भी, जो कि बज़ाहिर शरीफ आदमी हैं, उनको भी जो है उन्होंने बहकाया और उनके बहकाने में आके उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है। जी हाँ, फरमा रहे हैं कि जनाब FIA ने ख़ुद, राना सनाउल्लाह साहब भी एक से कई बार जेल जा चुके हैं, उनकी क़यादत भी जा चुकी हैं। लेकिन आप देखें कि जिस ऑडियो लीक पर कहा गया है, अगर ये इतनी मजबूत है, वाकई ऑडियो लीक जो है कोई बहुत बड़ा जुर्म है और ऑडियो या वीडियो लिंक, तो हुकूमत को चाहिए था कि खुद इस्तगासा बनती। किसी इस्लामाबाद के एक शहरी को कोई थाने लेवल का कोई मुखबिर होगा, उसके ज़रिए FIR दर्ज कराई है। ये एक नया तरीका निकला है सियासतदानों को गिरफ्तार करने के लिए। शेख रशीद का भी हम देख रहे थे, सारे सूबों में जो है FIR लिखवाई जा रही थी। शौकत तरीन जैसे मोजिस सीनियर, जैसे मैंने कहा सीनियर बैंकर के बारे में जनाब एक ऑडियो वीडियो लिंक उस बंदे ने सुनी, पता नहीं वो कौन बंदा है, उसका अगर मालूम तफसीलात की जाएगी तो बहुत कुछ राज खुल जाएंगे। हमारे जो हैं शौकत तरीन साहब यही कह रहे हैं ना कि जनाब हमें पहले IMF से नुकसान पहुंच चुका है, बाद में इन्होंने क्या करा है, और ये कोई दुखी चुकी बात नहीं थी जो उन्होंने कही। हमारे साथ उनसे बहुत इंतहाई करीब रहे हैं और उन्हीं से हमें इल्म भी हुआ कि शौकत तरीन साहब तो मुल्की में नहीं है, वो उन्हें पकड़ा कैसे जाएगा। मुजम्मिल असलम मेरे साथ हैं। जी मुजम्मिल, शुक्रिया आपके आने का। अव्वल तो ये कि बगावत का मुकदमा है, जी काम से वो मुल्क से बाहर पहले ही जा चुके हैं, फिर भी उनके आप करीबी मुशीर हैं, क्या खबर है उनके बारे में? आएंगे तो क्या होगा, पकड़े जाएंगे, सिक्योरिटी ये? जी मुजम्मिल, अगर पकड़ सकते होते तो पकड़ चुके होते, अब तक इतने दिनों से लेके क्यों बैठे हुए थे? और कोई FIR कटाने से पहले ऐलान करता है कि FIR काट रहे हैं, FIR काट रहे हैं। सिर्फ वो एक टीवी की न्यूज की जीनत और एक तवज्जो हटाने के काम कर रहे हैं। उनको भी पता है कि और FIR कोई सरकार ने थोड़ी कटाई है, किसी एक आदमी से कटवा दी जाके उन्होंने। इतने अगर वो दिलेर थे तो सरकार काटती। नहीं, वो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है और वो काफी दिनों से नहीं है पाकिस्तान में। कोई मतलब ये नहीं है कि जिस दिन ये FIR की बात आई है उससे पहले के वो पाकिस्तान में नहीं थे और अपनी वो किसी निजी मसरूफियत में है, इस वक्त अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर है। तो इसके अलावा तो मतलब वो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अब उनके मामलात क्या चल रहे हैं, कहाँ उनके घर की निगरानी हो रही है नहीं हो रही, उससे तो मैं लाइल हूँ, मुझे नहीं पता ये चीज़। लेकिन मुजम्मिल, ये जो वीडियो लिंक है जिसमें शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को एक हिदायत दे रहे हैं, वो तो आपको इल्म है कि ऑडियो और वीडियो आजकल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है।
तो उसको कहा जा रहा है कि जनाब एक लिहाज से IMF के का जबकि इस वक्त हमारे मॉनिटर कर रहा है, उनको ये कहना कि आप कोऑपरेट ना करें बगावत के मुतरादिफ करार दे रहे हैं, ये कैसे ही है? पहली बात तो यह है कि शौकत तरीन साहब का खुद मौक़िफ़ इसमें है कि एक निजी बातचीत हो रही है दो लोगों के दरमियान, और उस निजी बातचीत में ये बात आई सामने कि अब इसको पहले तो उन्होंने कहा कि जी एक हमारी निजी कन्वर्सेशन थी, उसको भी इन्होंने डॉक्टर किया, तो रोड मरोड़ के कर दिया। दूसरी चीज ये है कि जो वजीर खजाना पंजाब के और KP के हैं वो ये शिकायत करते आ रहे थे, और खास तौर पे KP के, कि हमारे फंड्स रोके हुए हैं वफाक में, मिफ्ता इस्माइल ने, और बजट में भी मिफ्ता इस्माइल ने जो है इनसे वादा किया था कि जो फाटा के जो 60 या 100 अरब रुपए हैं वो हम आपके रिलीज कर देंगे। उसके ऊपर जब सैलाब आ गया तो IMF का प्रोग्राम भी साथ चल रहा था। IMF ने ये कहा कि ये जो मिफ्ता इस्माइल ने बजट दिया है इसमें सूबों का, उन्होंने कहा कि सरप्लस आ जाएगा, यानी कि सूबों का जो बजट है उसमें पैसे बच जाएंगे, तो वो आप जो है हमें लिखवा के दें सूबों से। अब ये मिफ्ता इस्माइल ने खुद ही जो है उन सूबों का, यानी कि पंजाब का, KP का, सिंध का, बलूचिस्तान का, अपनी तरफ से एक नंबर लिख के दे दिए कि 850 अरब रुपए जो है इन सूबों से बचत होगी, जो जिसकी वजह से वफाक का खसारा कम हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने कहा कि आप सूबों से जरा हमें कंफर्म कर दें। अब जब सूबों से कंफर्म किया तो सूबों ने कहा कि हमने तो जो बजट अनाउंस कर दिया हुआ है ऑलरेडी, उसमें तो हमने कहीं भी नहीं बोला कि हमारा सरप्लस है, और दूसरा अब तो सैलाब भी आ गए हुए, तो उस पे जो है जो वफाकी हुकूमत ने बनाया कि शौकत तरीन ने सूबों को बोल दिया कि आप जो है ना इनको फंड नहीं दीजिएगा। भाई सूबों को बोल दिया भी, या सूबे अगर कह रहे हैं कि पहले आप हमारे फंड नहीं दे दें। दूसरी बात, उन्होंने ये बात किसको लिखनी थी? मिफ्ता इस्माइल को लिखनी थी। वजारत खजाना में रोजाना की बेसिस पे तमाम सूबे, अभी मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद में था तो जो गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बोला कि वफाकी हुकूमत हमारे पैसे नहीं दे रही। ठीक है, तो यही बात जो है अगर वफाकी हुकूमत को जो है या उसके वजीर खजाना को एक सूबे का वजीर खजाना बोल रहा है तो ये कौन सी बगावत होती है? और एक निजी बात, दो आपस में लोग मशवरा कर रहे हैं, जैसे आप और मैं मशवरा कर रहे हैं, वो एक तो जो है रिकॉर्ड कर दी, उसमें डॉक्टर कर दी और फिर ये कर दी। अब आपको लगता है कि इससे IMF का प्रोग्राम वजीर खजाना को खत लिखने से सबूताज हो सकता है? तो सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ये चले फर्ज कर लेते हैं ऐसी अगर ये बात है कि IMF के प्रोग्राम को जो है आप जो है मुखालफत नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ी तो चार्जशीट बनती ही ऑपोजिशन पे है। ठीक आज से 1 साल पहले जब असेंबली में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और जो टैक्सेस थे IMF ने कहा था कि जाके आप पास करवाएं, तो 155 अराकीन जो हैं माशाल्लाह से ये जो ऑपोजिशन के हैं, इन्होंने उसके खिलाफ असेंबली में जाके वोट दिया। जॉइंट सेशन लेकिन वोट दिया जाके। लेकिन बात ये मुदम्मिल ये तो बात है ना कि चले तरीन साहब से हटकर इस वक्त यानी मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारी बातचीत शुरू हुई है बहरहाल आप लोग भी तो कोरस की शक्ल में उसकी मुखालफत कर रहे हैं और ये तासुर आ रहा है कि आप नहीं चाहते कि IMF की जो है ये रिलीज़ हो 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त है जिसको देने के लिए यहाँ आए थे। मुदम्मिल नहीं, देखिए पहले तो मुजाहिद भाई आप एक बात को भी क्लियर कर लेना, शौकत तरीन के बाद एक और एपिसोड आया इस हकदार का, जिसने पब्लिकली टीवी पे बैठ के बोला आई डोंट केयर, आते आए नहीं आते ना जाए, चले जाए यहाँ से। उसने फिर ये भी बोला कि आंखों में आंखें डाल के बात की करूंगा, बैंक से बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा। उसकी वजह से जो 5 महीने प्रोग्राम डिले हुआ, जिससे आज मुल्क के खजाने खत्म हो गए, रुपए की कदर को एकदम बढ़ाना पड़ा, जो आवाम को 40-45% महंगाई का बोझ उठाना पड़ा, उस पे क्या बनना चाहिए? इस पे बगावत नहीं बननी चाहिए। तब किस मुंह से ये इनके जो वजीर दाखिला ने ये जो है FIA को कहा FIR काट दो, और कैसे काट सकते हैं FIR? और FIR काटने का मतलब जी हमने तहकीकात मुकम्मल कर दी। क्या तहकीकात आपने मुकम्मल की है? वो टीवी प्रोग्राम में जो ऑडियो चली है, ये आपको किसने पता? ये ऑडियो आपको किसने दी?
जिसने FIR कटाई उसने ऑडियो रिकॉर्ड की, अगर उसने की तो किस उस जुमरे में की। इन सारों के तो रिकॉर्डेड चीजें। अब रही सवाल, आपने कहा कि IMF के ये जो है इससे अब आगे क्या चलेगी बात। देखिए जी, बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल ने 29 अगस्त को तो शौकत तरीन के मामले के बाद 29 अगस्त को IMF का प्रोग्राम तो बहाल हो गया था, और मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की हुकूमत ने हमारा प्रोग्राम तो सितंबर 2022 में खत्म हो जाना था। इन्होंने उसको जो है तवील किया 9 महीने बाद, और फिर इन्होंने मुआहिदा 29 अगस्त को IMF से करके इसहाक डार ने तोड़ा, जिसकी वजह से अगर ये हमारा मुआहिदा है तो मुज़ाकरात किस चीज के हैं? ये रोजाना मुज़ाकरात, ये जो आपने कहा 10 दिन आके इधर बैठे, मुज़ाकरात किस चीज के? मुज़ाकरात यही है ना जो मिफ्ता इस्माइल ने बजट दिया और उस बजट के हदफ को पूरा नहीं कर पा रहे, और इसके अलावा जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे, उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और नई बातों पे। शुक्रिया मुदम्मिल असलम। और IMF का जो हमसे खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर की ज़बान में या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की ज़बान में नाक रगड़वाने का अमल जो है तेज़ है। बिजली के बाद गैस की कीमतें ही बढ़ गई हैं। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और IMF का वफ्द तो चला गया, लेकिन जो डिक्टेशन मारूफ मानों में दे के गया है, और ख़ुद हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जनाब उन्होंने हमसे नाक रगड़वाई है। जी हाँ, बिल्कुल IMF की जो डिक्टेशन है उसमें नाक रगड़ने का अमल हमने शुरू भी कर दिया है। यही कोई 1.2 बिलियन डॉलर हमें मिलने हैं, और उसके लिए 13 खरब, जी हाँ 13 खरब के आने वाले दिनों में टैक्सेस लगेंगे। बिजली में, गैस में, और तीन खरब रुपए के हम पर टैक्सेस लगेंगे बिजली में, गैस में, जो सब चीज़ें। और एक ये भी कह दिया गया है कि 170 अरब रुपए का, ये 170 अरब रुपए का मिनी बजट आवाम पर गिराया जाएगा। और आपने देखा कि आज तो बिजली के बाद गैस के भी कोई कहते हैं जी 16 से लेकर कोई 114%, कोई मुख्तलिफ तरीके से कह रहे हैं कि जो बिजली और गैस में जो कीमतें इजाफा होगी उससे जो रोटी में इजाफा होगा, उसका जो और चीज़ों पर पड़ेगा उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। हमारे साथ बड़े सीनियर स्टूडेंट माहिर मईशत हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं, मतलब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। इसको तो मैं ज़रा बाद में कर लूँ, लेकिन आप गौर करें कि IMF या वर्ल्ड बैंक या बाहर वालों में क्या तासुर जाएगा। मैं आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं करना चाहता, मुझे में आप एक प्रोफेशनल तौर पर इकॉनमी को देखते हैं कि हम अपने वज़ीर ख़जाना पे बगावत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई वीडियो टॉक हुई होगी, कोई भी सबब हो, तो इससे मैसेज ही क्या जाएगा फ़ारूक सलीम साहब? देखिए, पैगाम तो अच्छा नहीं जाता, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इससे भी बुरा पैगाम ये जाता है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि पिछले 5 सालों में कोई हमने 6 वज़ीर ख़जाना बदल डाले। 4 वज़ीर ख़जाना तो आए थे 44 महीने जो PTI की हुकूमत गुजरी, और 2 वज़ीर ख़जाना हम ऑलरेडी देख चुके हैं PDM की हुकूमत के अंदर। और अगर आप सोचिए कि 5 सालों के अंदर लगभग 5 वज़ीर आज़म भी हमने बदल डाले, तो अगर 6 वज़ीर ख़जाना आए हैं 5 सालों के अंदर, जिसका मतलब है कि कुछ महीनों का टेन्योर मिलता है एक वज़ीर ख़जाना को, तो वो फिर क्या पॉलिसी बनाएगा और क्या उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होगा। तो बजाय इसके कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं जिसमें एक वज़ीर ख़जाना के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जिसको हम कहते हैं कि पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि आप माशी पॉलिसी को उसकी पेशीन गोई कर सकें। कोई इस्तेहकाम आए, कुछ साल मिले एक वज़ीर ख़जाना को, वो पॉलिसी बनाए और फिर उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हो। लेकिन फरूक साहब आपने वजह फरमाया, लेकिन जो अब तक जो हमें मिला यानी कोई 2 हफ्ते यहाँ बैठ कर वो गए, बहुत ही मॉनिटरी में हमने सब चीज़ें देखी। शायद उन्होंने हमारे हुक्मरानों का अंदाज़ हुक्मरानी भी देखा होगा, जो हमारी अशराफिया के यानी नश्र बर्खास्त और उनकी जो तय्युशात वो भी देखी होंगी बड़े करीब से। जाते वक्त कोई कमिटमेंट नहीं करा,
उल्टा हमसे जो काम जो कर रहे हैं, यानी बिजली की कीमत, और अब जो आज गैस का खौफनाक किया गया है। और जब बिजली और गैस, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है एक आम आदमी की जो पहुंच में होती है वो असरअंदाज ना हो। तो ये जो हम मान रहे हैं सिर्फ एक $1.2 बिलियन के लिए, कितना घाटे का सौदा है? ये जिस नहज पे हम अपनी मईशत को ले आए हैं पिछले 25-30 सालों की जो माशी पॉलिसीज के नतीजे में, अब अच्छी चॉइस जो है वो बरेली साहब पाकिस्तान के पास नहीं है। दो चॉइसेस हैं, एक ये है कि हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा ना बने, और दूसरी ये है कि हम IMF के प्रोग्राम में वापस चले जाएं। अगर हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते तो फिर आप सोचिए कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट के नतीजे में जो ज़रूरी अशिया हैं उन सब की किल्लत पैदा हो जाएगी। जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर वो जो डिफ़ॉल्ट वाला मामला है वो टल जाएगा। जो महंगाई का तूफान है वो फिर भी आएगा। तो वो जिसको हम कहते हैं कि लेसर ऑफ टू इवल्स, और डिलेमा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अलमिया है, आप IMF का हिस्सा बने तो भी आपके ऊपर बोझ ज्यादा बढ़ेंगे, अगर IMF का हिस्सा नहीं बनते तो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक जो है वो नताइज का सामना करना पड़े। लेकिन सूरत हाल तो हर पूरी, ये तो मैंने बिजली गैस का बताया। अभी आपकी जो ऑटो थी कहते हैं 43% उसकी कम हो गई। आपके फॉरेन रेमिटेंस से इस बार कोई $1 अरब कम आए हैं। आपका जो, अगर आप देखें, इंपोर्ट बिल, हमने कोई उससे सबक नहीं सीखा। डॉलर का वैसे ही जो है उड़ान भी जारी है और उसकी यहाँ से वो भी जा रहा है। मसलन जो हुकूमत लेवल पे जो सख्त इक़दाम किए थे, सॉरी टू से, वो तो आपकी ज़्यादा बेहतर नज़र से देख सकते हैं, कहीं कोई सख्त कदम नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि आप कीमतें बढ़ा देते हैं और बोझ आवाम को मुंतकिल हो जाता है। साहब, आपने कहा कि हम सबक नहीं सीखते, ये बिल्कुल 100% ठीक बात। 2 या 3 और तल्ख हकायक जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तल्ख हकीकत ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। ये हमारी अपनी माशी पॉलिसीज हैं जिनके नतीजे में हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 30-31 अरब से ऊपर नहीं कर पाते, इंपोर्ट करने जाते हैं तो वो $75 अरब पे पहुंच जाते हैं। जब डॉलर खत्म हो जाते हैं तो फिर हम भागते हैं IMF के पास, और फिर वही हशर होता है जो उधार देने वाला किसी उधार लेने वाले से करता है, वो फिर हमारे से नाक की जो है वो लकीरें दिलवाता है। तो कसूर हमारा अपना है, सबक हम खुद से नहीं सीखते। जरा सी दुरुस्तगी कर दूं, जो आपने शुरू में कुछ अदाद शुमार बताए थे। देखिए, टीके 3 लग रहे हैं। एक टीका है गैस का, और वो डिपेंडिंग ऑन के आप कितनी कंजम्पशन है, वो 16% से कोई 113% तक उसमें उसकी कीमत में इजाफा आएगा, और वो टीका जो है वो कोई 350 अरब रुपए का है। जो बिजली का टीका है वो लगभग 250 अरब रुपए का है। जो इजाफी टैक्सेस का टीका है वो 170 अरब रुपए का है, और जो मजमूई टीका है अगर तीनों को आप जमा कर लें तो वो लगभग 800 अरब रुपए का टीका बनता है। और आप समझिए कि हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर अगर आप तकसीम कर लें तो वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपए का हर पाकिस्तानी को इन 3 चीजों की मद में टीका लगे। तो ये जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं फ़ारूक सलीम साहब, और माशाल्लाह क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है, वो तो बहुत ही डार्क है, इसमें तो उम्मीद की कोई किरण ही नज़र नहीं आती। तो मैं डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो आप भी नहीं चाहते इस्तेमाल करना, तो कोई वे आउट भी आप बताएंगे? जी देखिए, ये वे आउट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम IMF की जो शराइत हैं उनके ऊपर अमल दरामद करते हैं, इसमें से कोई भी शर्त ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के अपने मुफाद में ना हो। देखिए, बिजली के शोबे में पाकिस्तान कोई 600-700 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर डालता है। IMF हमें कहती है कि उस नुकसान को पुर कर दें, वो नुकसान न किया करें। अगर नुकसान करते हैं तो फिर आपको टैरिफ बढ़ाना पड़ता है या आप चोरी कंट्रोल कर लें। अब चोरी हम कंट्रोल हमारी हुकूमत कर नहीं पाती तो मजबूरन टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। इसी तरह जो गैस का शोबा है उसमें कोई 3 से 4 अरब डॉलर की गैस तो लीक हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो IMF ये कहती है कि उस लीकेज को दूर कर दें।
तो IMF की जो शराइत हैं आप उन पे गौर व फिक्र करें, अगर गौर से देखें तो वो तकरीबन 90 से 95% ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अपने मुफाद में हैं। अगर IMF ना एग्जिस्ट, आप एक लम्हा के लिए सोचिए कि IMF दुनिया में नहीं, तो क्या फिर हमें 5,500 अरब का जो बजट में हम खसारा करते हैं वो करना चाहिए? चाहे वो IMF हमें कहे या ना कहे, वो खसारा हमारे मुफाद में नहीं है। जो हम तजारती खसारा 40-45 अरब डॉलर का करते हैं, चाहे IMF इस दुनिया में हो या ना हो, क्या हमें वो खसारा करना चाहिए? अगर मैं आखिरी आपसे कंक्लूडिंग सवाल ये करूं कि ये जो हम लोग, जो हमें साफ नज़र आ रहा है, हम शायद रेलवे को शायद 42 अरब रुपये दे रहे हैं, स्टील मिल को हम पता नहीं कितने रुपए दे रहे हैं, PIA को हम कितना दे रहे हैं। ये जो हम पहले तो 100 था, मुशर्रफ साहब ने कहा था ना 1-1 रुपये में दे दो इन चीज़ों को, कम से कम हमने अपने पास से तो नहीं दे पड़ेंगे ना, 150 अरब रुपया कम से कम ये बनता है। तो हम तो ये तो बहुत, एक मेरा जैसा तालिब इल्म भी सवाल कर सकता है कि सफ़ेद हाथी किस लिए पल रहे हैं, किन लोगों के लिए पल रहे हैं? देखिए बरेंद्र साहब, मैं कन्विंस्ड हूँ कि हमारे मसाइल जो हैं वो सियासी हैं, वो माशी नहीं है। अच्छा, ये सियासी फैसला है कि हमने इन सारे सफेद हाथियों को पाल रखा है। माशी एतबार से तो ये, जैसे आपने कहा कि आम आदमी भी जानता है कि ये हमारे कौमी मुफाद में नहीं है। तो बेशतर इशू हमारे जो हैं वो सियासी हैं, वो माशी नहीं है, वो इक्तिसादी नहीं है। तो खैर आपने हर बात का बड़ा नफातुल्लाह जवाब दिया, शुक्रिया मोहतरम फ़ारूक सलीम साहब जो तस्वीर पेश कर रहे थे हमारे, मैंने कहा ना बहुत ही सीनियर सीजन फ़ारूक सलीम साहब, उससे फिलहाल तो कोई अच्छा पहलू सामने नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये जो बिजली और गैस का जो इम्पैक्ट खासतौर पर टेक्सटाइल में पड़ा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। गैस जो है वो भी और महंगी हो रही है। अभी ये कह रहे हैं कि तकरीबन 10 से 15 मिनट महंगी होगी रुपये, तो उससे क्या करेंगे? अभी रमज़ान आ रहा है, उसमें गैस सिलेंडर है वही मेरे ख्याल में 500-700 महंगा हो गया है। क्या करें हम लोग, जाएंगे किस तरफ जाएंगे? लोड शेडिंग भी है और गैस की कीमतों में इजाफा भी हो गया, ये ज़्यादती है। इस हुकूमत से हमें किसी चीज़ की और कुछ तवक्को नहीं है। पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो तो बेचारे आम लोग हैं, तो उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है, उनको कितना देखना पड़ रहा है चीज़ों को, तो ये थोड़ा सा एहसास करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या किया जाए, मजबूरी है। अब जो भी इनसे हो सकता है करें, आखिर जुल्म में मिटता है तो बढ़ता है तो मिट जाता है। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा, चेंज आएगी, बिग चेंज अवाम लेके आएगी। सर अवाम वैसे ही परेशान है, अवाम के पास रोज़गार नहीं है, अवाम के पास जो है घरों में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि रमज़ान आने से पहले जो ना लोग रोडों पर आ जाएंगे। जो गुर्बत फैली हुई ना, आप यकीन माने जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, भीख मांग रहे हैं। आप खुद देख रहे होंगे, रोडों पर रास्तों पर देखते होंगे आप अंदाज़ा लगा ले किस तरह करेंगे वो लोग। गरीब तो पिछले आटे के अंदर आटा नहीं है, गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, बेरोज़गारी है, क्या करे आदमी? कराची तो डूबा हुआ दिया है ना। हुकूमत के पास कोई प्लान्स नहीं है। गैस तो पहले से हमारे है, कराची वालों के पास गैस तो वैसे ही नहीं है, तो हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं और सिलेंडर के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हुकूमत बस आवाम पे बोझ पर बोझ डालती जा रही है और आवाम जो है वो पिसते जा रहे हैं। वो आवाम जो है अपने हक़ के लिए भी रोड पे नहीं निकल रहे हैं। तो आपने आवाम की, जिसे कहते हैं ना कि चीखें निकलवा दी, जो आपने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सुनी, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो हमारी इंडस्ट्री पड़ रहा है। और इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी। हमारे साथ आसिफ इनाम साहब हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के। तो जी, पहिया गालिबन तकरीबन चलना ही बंद हो गया है टेक्सटाइल का, और टेक्सटाइल नहीं चलेगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो डॉलर नहीं आएगा, तो क्या होगा? ये जो बिजली का दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल पहले ही से। इनाम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप देखें कि तकरीबन गुज़िश्ता जो है ना वो 8-10 महीने से सिचुएशन बहुत गंभीर हो रही है। हमारी जो पिछले साल फरवरी तक पोजीशन थी, वी वर हैविंग एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, और हमारा जो ख्याल था कि इस साल हम 26 बिलियन का टारगेट अचीव करेंगे। पिछले साल 20-21 के करीब हम लोग पहुँच गए थे। अब
पोजीशन ये है कि उसके बाद तकरीबन ये हमने बेसिस जो बनाए थे उसके वो ये था कि 30% कैपेसिटी एक्सपेंशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग फिनिशिंग, गारमेंट्स, सब सेक्टर्स में मैसिव एक्सपेंशन हुई थी। तो जिसके नतीजे में हमें इंशाल्लाह 26 बिलियन का हमारा टारगेट था। तो वो तो अपनी जगह दूर रहा है। मेरे ख्याल में तो इस साल एक्सपोर्ट गिर जाएंगी और खुदा न खास्ता जो हाल अब जा रहा है तो मुझे तो लगता है 12-14 पे चली जाएंगी वापस। उसकी वजह तो ये है कि कुछ तो मतलब शुरू में आपको पता है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों ने पैसा बहुत खींच लिया, प्लस मार्कअप रेट इतने बढ़ गए कि लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो गया। तो तकरीबन इस वक्त एज अ होल हमारी 40% कैपेसिटी बंद है, 60% चल रही है। और 60% चलने के लिए भी जो है वो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स जो है वो बहुत मुश्किल हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब ने मतलब आप देखें कि जी जो सस्ते तेल के ज़राए थे वो भरपूर इस्तेमाल किए। तो वो मेरे ख्याल में 4-5 अरब का तो हमें वही फ़र्क पड़ जाता अगर हम 30-40% उन ज़राए से ले सकते तो हमें तो खासे किस्म के लॉसेस हुए हैं। हम साहब, जब आपको ये नज़र आ रहा है कि 12 बिलियन डॉलर के रह जाएंगे, कहा 26 बिलियन डॉलर का टारगेट था, 20 अरब बिलियन डॉलर हमने एक्सपोर्ट कर ली थी टेक्सटाइल की, तो 12 बिलियन डॉलर के बाद फिर क्या कहाँ से आएगा पैसा? और 40% आप कह रहे हैं ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो क्या हम समझें क्या हुकूमत के जो बैठे हैं इनकी पैट्रियोटिसी यानी इनकी हुब्बुल वतनी पर शुबा किया जाए कि ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या ये? जी अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये मतलब है, बहरहाल कॉन्सिक्वेंसेस सामने, अब नियत तो सिर्फ अल्लाह जानता है किसी की। प्रॉब्लम ये है कि हम तो उस पर देख रहे हैं कि एक चीज़ तो इन्होंने बहरहाल आते ही कर दी थी, जो डार साहब ने हमें 19 रुपये 96 पैसे का जून तक का टैरिफ दे दिया था, जिसका एसआरओ भी हमें इशू हो गया है, तो ताकि लोग कॉस्टिंग करके बेच सके। अब ये मिडवे जो है अगर ये इसको कह रहे हैं कि मार्च से ख़त्म कर देंगे, तो पाकिस्तान का मसला ये है कि हमने महंगी बिजली खरीदी हुई है। अगर मतलब हमारे कॉम्पिटिटर ने 4-5 सेंट की खरीदी तो हमने 18 सेंट की खरीद ली, तो वो तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती ना हमारी, अगर कोई ख़रीद में गलती है। तो ये जो बदनाम किया जाता है टेक्सटाइल को कि जी सब्सिडी है, वो सब्सिडी नहीं है, वो रीजनली कॉम्पिटिटिव रेट है। और दूसरे जो हमारा अपना नेपरा की भी जो कॉस्टिंग है वो 8 सेंट के करीब आ रही है, और 1 सेंट डिस्ट्रीब्यूशन का भी डाल दे तो 8-9 सेंट से ऊपर तो वो कॉस्ट नहीं होती। फिर क्रॉस सब्सिडीज डलती हैं हम पे कि जी अगर कोई लोग बिल नहीं दे रहे तो वो उसको हमारे बिलों का हिस्सा बना देते हैं। तो अगर वो सब चीज़ें हटाएं तो ये नेचुरल टैरिफ हमारा 16-18 सेंट बन जाता है, जो रीजन से डबल से या 2.5 गुना ज़्यादा है। तो वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब टेक्सटाइल का अगर हमारी खरीद सही होती तो आज हमें किसी स्पेशल टैरिफ की ज़रूरत नहीं होती। खरीद में दोनों चीज़ें शामिल हैं, एक महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा ये कि टाइप ऑफ फ्यूल। तो अब आप देखें कि ये 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट चले 2200 मेगावाट देंगे और बहुत सस्ती बिजली देंगे। इसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो लगने चाहिए थे हमारे PSDP से, जिससे हम दूसरे काम करते रहे, उसमें डैम नहीं बने। तो वो सब चीज़ें मुल्क की जो अपना आप कह लें कि एफिशिएंसी या उसकी कंपेटिटिवनेस पे आते हैं, वो सब तो नहीं हुए ना। मैं आमतौर पे ये तो ज़रूर पूछता हूँ ना कि चलें ये सब अब सूरत आपने कहा, कोई उम्मीद की किरण है आसिम साहब? जी एक तो सबसे पहले तो ये जो बिजली के टैरिफ का अब हमने सुन रहे हैं कि ये वापस हो रहा है, इसको इमीडिएटली जो है वो हमें एश्योरेंसी दी जाए कि बिजली और गैस दोनों के टैरिफ जो है ये रिवाइज नहीं हो रहा है और ये वही रहेंगे। और बल्कि ये 5 साल के लिए फ्रीज करने का इसका होना चाहिए कि ये 5 साल तक की पॉलिसी। जब आप खरीदते हैं तो आप 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब दे रहे हैं तो आपको वो महीने का करते हुए मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है कि लोगों को जब तक 4-5 साल का क्लियर टैरिफ नहीं मिलेगा कि ना सिर्फ ये अभी रहेगा बल्कि 5 साल के लिए होना चाहिए। दूसरे सेल टैक्स के रिफंड बेतहाशा रुक गए, तो इस लिक्विडिटी इज लाइक ब्लड इन द बॉडी। अब किसी की बॉडी से अगर खून ही निकल जाए तो वो बंदा सेहतमंद भी हो तो वो आपको पता है कि उसकी हालत क्या हो जाती है। तो वो इमीडिएटली करें और कोई और किक स्टार्ट करने की कोशिश करें किसी भी फॉर्म में कि जो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उसके लिए कोई फ्रेट और या दूसरे टाइप की सब्सिडीज दें ताकि वो मार्केट भी। चलें आसिफ साहब, आप तो बड़ी ईमानदारी से बड़े सिंसियरली तजावीज़ दे रहे थे। अब देखते हैं ये हमारे हुक्मरानों तक आपकी आवाज़ फ़ुग़ां पहुँचती नहीं पहुँची। शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। इसी के साथ BTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।